Waiting for your comments so that we can start a fresh discussion now. Okay. So दोस्तों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग में, एक बार सब लोग मुझे बोलो वो जो टाइप्स ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग में फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग, मार्केट रीस्ट्रक्चरिंग, टेक्नोलॉजिकल रीस्ट्रक्चरिंग और उसके बाद यस आवर ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग, ये चारों रीस्ट्रक्चरिंग्स के एग्जांपल्स और जो वेज दिस रिस्ट्रिक्शन इज डन सबको क्लियर है क्या? हैव यू प्रिपेयर्ड द नोट्स? डू यू वांट मी टू गिव द नोट्स इन राइटिंग फॉर रीस्ट्रक्चरिंग ऑल दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग? अगर आपको लगता है कि मैंने इसके नोट्स आपको चार्ट पैटर्न में लिख कर देने हैं, अगर आपने नहीं लिखे तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज पहले जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग, उसके नोट्स पहले हम लिखेंगे। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। आप अगर यस बोलोगे तो मैं लिख कर दूंगा, वरना मैं फ्रेश डिस्कशन स्टार्ट करूंगा। शायद से YouTube पर ये लैग हो रहा है। लिख लिए है, प्रकाश भाई ने बोला लिख लिए है। ओके, ये काफी लैग हो रहा है आप लोगों के रिप्लाई आने में और मेरे कहने में। यस सर, मतलब लिखा दीजिए। अच्छा जानवी लिखा दीजिए। ओके प्रकाश भाई तुमने लिखे, बाकी सबने नहीं लिखे तो हम लोग। अच्छा जानवी, आयुषी, दुर्वेश भाई, चंद्रशेखर से मुझे तुम ये बोलो कि तुमने टाइप्स ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग लिखा है या उससे पहले का कुछ भी नहीं लिखा है? टाइप्स ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग लिखा के देना है या उसके पहले का भी लिखा के देना है? एक बार वो कमेंट कर दो। टाइप्स ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग से लिखा कर देना है या उससे पहले का भी लिखा कर देना है? वेटिंग फॉर योर कमेंट्स क्विकली। प्लीज कमेंट करो बेटा। अच्छा टाइप्स टाइप्स लिखा के देना। तो आप लोग सब लोग आपके नोटबुक में वहां पर टाइप्स ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर जिन्होंने लिखा है, अच्छी बात है, एक बार चेक कर लो जैसे आप लिखना चाहिए बराबर वैसे ही लिखा है कि नहीं। प्रकाश भाई मुझे जरूर बोलना तुमने इस तरह से लिखा है कि नहीं। टाइप्स ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर आपके नोट्स में आप हेडिंग दे दो एंड गिव सम 4 एरोज, 4 एरोज दे दो। फर्स्ट में लिखो फाइनेंशियल, ठीक है कोई दिक्कत नहीं सृष्टि बेटा, एक बार चेक कर लो बराबर लिखा है कि नहीं। देन नंबर 2 मार्केट, नंबर 3 टेक्नोलॉजिकल एंड फोर्थ वन इज ऑर्गेनाइजेशनल। जो फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग का टाइप है उसमें हम लिखेंगे इट डील्स विथ, नीचे सिंगल एरो करके पॉइंट 1 restructuring of capital base, number 2 raising finance for new projects, number 3 to revive from the situation of financial distress without going into liquidation। ये 3 पॉइंट्स अगर लिखकर हो गए तो एक थम्स अप कर दो क्विकली। Restructuring of capital base, raising finance for new projects to revive from situation of financial distress without going to liquidation। ये 3 अलग वेज है और मोड्स है और रास्ते हैं जिसमें फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग हो सकता है। जिस वे फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग इन 3 रास्तों से हो सकता है। एक तो कैपिटल बेस को रिस्ट्रक्चर करना,
नए प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस रेज करना, ये भी फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग का बात है, या फिर एक सिचुएशन से रिवाइव होना फाइनेंशियल डिस्ट्रेस वाले सिचुएशन से विदाउट गोइंग टू लिक्विडेशन। ये 3 वेज है जिससे फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग हो सकता है। अभी ये जो 3 वेज लिखा फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग का, उसके बाद उसके नीचे सिंगल एरो करके लिखो इक्विटी restructuring and debt restructuring is involved in financial restructuring. उसके नीचे FR is done when डैश करके पॉइंट नंबर 1 फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब मैं ऐसा क्यों लिख कर दे रहा हूँ, किसी एक पर भी शॉर्ट नोट आता है, एक पर्टिकुलर रिस्ट्रक्चरिंग, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग इज पुअर, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज पुअर, देन external competition is severe, then loss of market share, and last emerging market opportunities। तो फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग किसे कहते हैं, उसका मीनिंग पहले 3 पॉइंट में दिया है। फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग में क्या इन्वॉल्व होता है वो हमने लिखा है, और फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग करने का रीजन क्या है वो देखा है। सो अगर शॉर्ट नोट आता है फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग पर, तो ये जो लिखा है इट डील्स विथ, ये क्या हुआ, ये फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग का मीनिंग हो गया। ये फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग में इक्विटी और डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग इन्वॉल्व है, और ये रीजन ऑफ फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग लिखा है। अब आते हैं नेक्स्ट सेकंड एरो में, दैट इज मार्केट रिस्ट्रक्चरिंग। मार्केट रिस्ट्रक्चरिंग के नीचे आप लिखो पॉइंट नंबर 1, पहले सिंगल एरो करके, इट इन्वॉल्व्स, नीचे डिसीजंस with respect to the product market segments where the company plans to operate on its core competencies। उसके नीचे सिंगल एरो करके आप लिखोगे सब क्लॉज ए, न्यू प्रोडक्ट इन existing market, existing product in new market, then टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रक्चरिंग में हम टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रक्चरिंग में हम लिखेंगे
It occurs, उसके नीचे, when a new technology is developed that changes the way an industry operates. It affects dash employees. It affects employees. It leads to new training initiatives, comma, layoffs, alliance with third parties. It affects employees. टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रिक्शन आप सबको पता है, जब आईटी सेक्टर और हम कह सकते कंप्यूटर्स लैपटॉप्स जब ऑर्गेनाइजेशन में खास करके पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आ गए तो काफी लोगों को नौकरियां गई, वीआरएस लेना पड़ा, वॉलंटियर रिटायरमेंट। तो भैया टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रिक्शन सबसे ज्यादा किसको इम्पैक्ट करता है? एम्प्लॉयज को। और इससे इट लीड्स टू न्यू ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स, ले ऑफ्स, अलायंस विद थर्ड पार्टीज, new training initiatives, layoffs, alliance with third parties. Then टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रिक्शन हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट लास्ट वन, ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग। आई डोंट नो, मुझे सब देख पा रहे हैं ना? मेरे को हैंग हो गया क्या? अरे मेरे यहाँ पे हैंग हो गया। आई डोंट नो क्या चल रहा है। बहुत बड़ी परीक्षा ले रहा है भगवान। आवाज आ रही है सबको? आई होप इट इज, आवाज आ रही है। नेक्स्ट आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग। ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग में आप लिखो, उसमें it involves establishing internal structures and procedures for improving the capability of the personnel in the organization to respond to changes. उसके नीचे it leads to डैश करके expand and create new departments to serve growing markets. Yeah, it leads to downsizing or eliminating departments
conserve overheads, organizational restructuring. ये टाइप्स ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग हो गया। इसके नीचे कंक्लूजन लिखेंगे हम, कंक्लूजन लिखेंगे 10 restructuring aims at improving the competitive position, maximizing its contribution to corporate objectives and cost cutting and value addition. In highly competitive world. ये ऊपर के रिस्ट्रक्चरिंग का चारों टाइप्स, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, मार्केट रिस्ट्रक्चरिंग, टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रक्चरिंग, ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग, चारों टाइप्स आपको हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर करता है, जिसमें आपका कॉम्पिटिटिव पोजीशन बढ़ाना ये एम होता है, आपके कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना ये एम होता है, कॉस्ट कटिंग और वैल्यूएशन देना ये एम होता है। दैट कंप्लीट्स आवर डिस्कशन फॉर टाइप्स ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग। अगर सबको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आप कमेंट करो AAB, आप आगे बढ़ो तो मैं आगे बढ़ूंगा। AAB बोलो, आप आगे बढ़ो। कोई डाउट है तो बोलो। जिन्होंने कंप्लीट किया घर में प्रकाश, बाकी स्टूडेंट जिन्होंने भी घर में नोट्स बनाए, जस्ट क्रॉस चेक एंड वेरीफाई क्या आपने बराबर इस तरह से लिखा है कि नहीं, आपने इस तरह से लिखा है कि नहीं। जस्ट क्रॉस चेक एंड वेरीफाई, जस्ट गिव मी योर कंफर्मेशन। ओके, बढ़ते आगे। लीगल फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। दोस्तों ये जो लीगल फ्रेमवर्क यहाँ पर दिया है ये हमें सिर्फ समझना है, यहाँ पर हमें लिखना कुछ भी नहीं है। ये जो भी लीगल फ्रेमवर्क यहाँ पर दिया है इस पर हमारा पूरा CR के 13 चैप्टर्स के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं। जैसे कि लीगल फ्रेमवर्क में उन्होंने सबसे पहले दिया चैप्टर 15 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जो किसको लेकर है, कंपनीज कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगेशन चैप्टर है, और उसके रूल्स 2016 वो दोनों है। फिर बायबैक ऑफ शेयर्स, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, ये हमने देखा है। ये आपका इक्विटी रिस्ट्रक्चरिंग में था। इनकम टैक्स एक्ट के तहत टैक्स बेनिफिट्स के लिए लोग रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन है, AS 14, पता ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब कौन सा आएगा यहाँ पर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। देन फीमा एक्ट का, अगर फॉरेन कंपनीज है, हम कैसे फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व है तो कॉम्पिटिशन एक्ट का अप्रूवल लगेगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का वायलेशन राइट चेक करना, इंडियन स्टैंप एक्ट, स्टेट स्टैंप एक्ट, IBC कोड 2016, ये सारे वो क्या है, हम कह सकते हैं लेजिस्लेशंस है जिनका कंप्लायंस करना पड़ता है अंडर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। तो ये लीगल फ्रेमवर्क है। मैं कहूँगा यहाँ पर आपको सिर्फ ये समझना लीगल फ्रेमवर्क है, नथिंग एल्स। और ये लीगल फ्रेमवर्क में चैप्टर 15 ऑफ दी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगेशन चैप्टर। दोस्तों जैसे ही हमारा फर्स्ट चैप्टर एंड होगा ना, फर्स्ट चैप्टर एंड होने के बाद सेकेंड चैप्टर के दौरान हमें इस चैप्टर 15 को, जो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगेशन को पढ़ना है। और मैं आपको बता रहा हूँ, दावे के साथ बता रहा हूँ आपको, जैसे जिन्होंने RCD में पढ़ा होगा, इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चैप्टर 14 जैसे पढ़ा था, और आपको पता है मैंने कहा था आपने इससे पहले इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन इस तरह से पढ़ा नहीं था, वैसे ही कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगेशन चैप्टर में डंके की चोट पर बोलता हूँ, आपने आज से पहले एग्जीक्यूटिव लेवल में या प्रोफेशनल लेवल में भी कहीं से पढ़ा होगा। तो जिस तरह से हम पढ़ेंगे आपने ऐसे नहीं पढ़ा होगा, ये दावे के साथ बता रहा हूँ। बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमें कॉम्प्रोमाइजेस अरेंजमेंट अमलगेशन चैप्टर पढ़ना है। रीजन, इसको जितना डिटेल में हम पढ़ेंगे और समझेंगे
मैं कहूंगा जिस स्टूडेंट ने चैप्टर 15 को अच्छे से समझ लिया चैप्टर नंबर 2 के दौरान, तो उसका सिर्फ चैप्टर नंबर 2 का प्रिपरेशन नहीं हो रहा है, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर 3 मोर चैप्टर्स। जो 13 चैप्टर्स है हमारे सीआर के, उनमें से 3 से 4 चैप्टर ये सिर्फ इस पर्टिकुलर चैप्टर 15 पर बेस्ड है। तो चैप्टर 15 का जिसको थरो अंडरस्टैंडिंग है, वो 3-4 चैप्टर्स उसके लिए केक वॉक है, वो हम बहुत ही अच्छे से परफेक्टली पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो ठीक है, बढ़ते आगे नेक्स्ट डिस्कशन में। दोस्तों आज के सेशन में भी हम ये पढ़ रहे हैं मोस्ट कॉमनली अप्लाइड टूल्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, जिसमें हम पहले पढ़ने जा रहे हैं मर्जर्स, एक्विजिशंस एंड अमालगेशंस। तो भैया ये हम पढ़े, इससे पहले मैं थोड़ा आप लोगों से पूछना चाहूंगा, मुझे कोई भी बताओ, जब भी कोई कंपनी मर्जर करती है या एक्विजिशंस करती है या अमालगमेशंस करती है, इन डेफिनेटली इन तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों का क्या डेफिनेशन है, वो हम सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बट जस्ट आपका प्राइमा फेसी ओपिनियन मुझे चाहिए कि मर्जर को, एक्विजिशन को या अमालगमेशन को करने के पीछे का पर्पस क्या होता है। एनीवन वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, व्हाट इज द पर्पस, पर्पस बता रहा हूं मैं, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड मर्जर, एक्विजिशन और अमालगमेशन। जो भी कंपनीज मर्जर के बारे में सोच रही है या एक्विजिशन के बारे में सोच रही है या अमालगमेशन के बारे में सोच रही है, उनका पर्पस क्या होता है। मुझे 4 पर्पसेस चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। मर्जर, एक्विजिशन, अमालगमेशन का पर्पस क्या होता है। यू कैन डेफिनेटली राइट इन स्क्रैप इन योर बुक ओवर देयर। 4 पर्पसेस मर्जर, एक्विजिशन, अमालगमेशन का। एनीवन फील फ्री टू शेयर, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। ओके परफेक्ट, जो रेशमा ने कहा मैं उसे कहूंगा टू इम्प्रूव, मैं उसको पॉजिटिवली प्रेजेंट करूंगा, टू इम्प्रूव कॉम्पिटिटिव पोजीशन, टू इम्प्रूव कॉम्पिटिटिव पोजीशन। और इसका बेस्ट एग्जांपल जो हमने देखा था वो था वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया का जो मर्जर था, उनका मर्जर करने के पीछे का मेन पर्पस क्या था, टू इम्प्रूव कॉम्पिटिटिव पोजीशन। मेघना बेटा तुम जो बता रही हो वो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का बता रही, देखो जो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के बेनिफिट्स है ना बेटा, वो तो बाय डिफॉल्टली बाय डिफॉल्ट आने वाले मर्जर्स के लिए। जो तुम बोल रहे हो उसमें गलत कुछ नहीं, वो बाय डिफॉल्ट आने वाले, वो रीजंस हुए बेटा, वो रीजन है, तुम जो बता रहे हो ना वो रीजन है, रीजन ऑफ मर्जर। मैं बता रहा हूँ रीजन, पर्पस मतलब क्या। मैं कहूंगा चलो पर्पस को एम बोलो, एम, एम, रीजन और एम स्लाइट डिफरेंस है। यहां पर देखो रीजन वो एक कारण हो गया, तुम्हें टैक्स बेनिफिट मिलना एक कारण हो गया, न्यू टेक्नोलॉजी से कारण हो गया, ध्यान रखना, न्यू टेक्नोलॉजी से कारण हो गया। कॉम्पिटिटिव पोजीशन को इंप्रूव करना ये एक मेन एम होता है। मर्जर करने के पीछे आप पहले टैक्स बेनिफिट नहीं देखते हो, ध्यान रखना, टैक्स बेनिफिट सप्लीमेंट्री है। जो तुम बता रहे हो ना टैक्स बेनिफिट्स, उसके बाद में आपके जो बता रहे हो बिजनेस एक्सपांशन, ये आपको हम कह सकते हैं एक सप्लीमेंट्री है। कॉम्पिटिटिव पोजीशन इंप्रूव करना है या फिर मर्जर एक्विजिशन अमालगमेशन करने के पीछे हम कहते हैं टू डिवेस्ट ऑब्लिक श्रिंक बिजनेस, ये भी होता है। देन डिवेस्ट करो, मैं डिवेस्ट मतलब बेच देना, मर्जर्स एक्विजिशंस करने के पीछे। देन नंबर 3 उसका एग्जैक्टली उल्टा, टू ग्रो। एक का देखो अब आपको समझना है, अमालगमेशन में ट्रांसफरर कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी, जो ट्रांसफरर कंपनी है उसके लिए वो अमालगमेशन क्या होगा, डिवेस्ट और श्रिंक द बिजनेस। वेयर ट्रांसफरी कंपनी के लिए क्या होगा, टू ग्रो द बिजनेस। तो भैया एक के लिए जो डिवेस्टमेंट है वो दूसरे के लिए ग्रोथ है, समझ रहे ना। या फिर टू चेंज द to change the nature of to change the nature of the business, to change the nature of the business। आप रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज, आप जैसे मैं लिख रहा हूँ आप आपके नोट्स में वहीं पर लिख लो नीचे, या फिर स्क्रैप बुक में कहीं पर और जगह लिखो ताकि घर में आपको आंसर लिखते हो हेल्प होगा। मर्जर का एम हमने बताया, मर्जर करने के पीछे का एम होता है एक तो कॉम्पिटिटिव पोजीशन इंप्रूव करना, बिजनेस को डिवेस्ट करना, बिजनेस में ग्रोथ लाना या नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करना। ये मर्जर के पीछे का एम है। और मर्जर का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन।
ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, wealth maximization, wealth maximization not only of the shareholders but the entire company, wealth maximization. जो तुम लिखा है शशांक, फॉर बेटर कॉर्पोरेट इमेज टू सेव द कंपनी, बेटा बेटा कॉर्पोरेट इमेज ये मर्जर करने के पीछे का कभी एम नहीं होगा, ध्यान रखना बेटा। बेटा कॉर्पोरेट इमेज एम नहीं होता, मर्जर जो कंपनी करती है, मान लो जो जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम कहेंगे वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन आइडिया ने बेटा कॉर्पोरेट इमेज के माइंडसेट से मर्जर नहीं किया था, समझ रहा है? पर्पस हम देख रहे हैं शशांक भाई, पर्पस। हाँ, मर्जर के बाद उनका अगर इमेज बढ़ गया तो अच्छी बात है, बट मर्जर के पीछे का पर्पस और एम में बेटर कॉर्पोरेट इमेज कभी नहीं होता बेटा, प्लीज समझना। टू चेंज द नेचर ऑफ बिजनेस टू ग्रो, सब लोग है ना भाई मेरे साथ? पर्पस और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा तो कंपनी अपने आप क्या होगा? वाइंडिंग अप में जाने से बच जाएगा, वाइंडिंग अप में जाने से बच जाएगा। तो ये पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ मर्जर एक्विजिशन अमालगेशन हो गया। अच्छा, फिर हम देखते हैं वो रीजंस क्या है, रीजंस फॉर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। तो रीजंस फॉर मर्जर्स एंड एक्विजिशन में एकमात्र रीजन हम जो देखते हैं दैट इज सिनर्जी बेनिफिट, जिसको हम कहते हैं 1 + 1 = 11, एक और एक 11 होता है। ये माइंडसेट से मर्जर एंड एक्विजिशन होता है। रीजन फॉर द मर्जर एंड एक्विजिशन यहाँ पर हम कहेंगे सिनर्जी बेनिफिट होता है, सिनर्जी बेनिफिट। सिनर्जी बेनिफिट में मेन एम क्या होता है? टू एनहांस रेवेन्यू एंड टू रिड्यूस कॉस्ट। अरे मैं आपको कहूंगा, आप कभी भी दिमाग में ना, जो फ्रेश इंडिया का लेटेस्ट और बहुत अच्छा एग्जांपल जो सबको पता है, इसलिए मैं लेता हूँ वोडाफोन आइडिया, वो भी आपके मॉडल में दिया। वोडाफोन आइडिया का एग्जांपल ले लो ना। वोडाफोन आइडिया के केस में उनका एक साथ आने का पर्पस क्या था? सिनर्जी बेनिफिट, जिसमें एक साथ आने से वो रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं और कॉस्ट को कम कर सकते हैं इस माइंडसेट से, और रिलायंस जियो को कॉम्पीट कर सकते हैं। तो कॉम्पिटिटिव पोजीशन को इंप्रूव करने के लिए दोनों ने एक साथ आ गया, एक साथ आ गए, और उस एक साथ आने के पीछे उनका पर्पस था एक साथ आने से हम रेवेन्यू बढ़ा पाएंगे और कॉस्ट को कम पाएंगे। कैसे? रेवेन्यू नहीं भी बढ़ा और कॉस्ट कम हुआ तो ऑटोमेटिकली दोनों का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगा। ये माइंडसेट था, ये ऑब्जेक्टिव था। आई डोंट नो कितने स्टूडेंट्स को पता है, वोडाफोन आइडिया एक साथ आने से पहले, एक साथ आने के बाद तुरंत जब एक साथ आए, दोनों का कंबाइंड मार्केट शेयर 42% था। उस वक्त जियो का मार्केट शेयर हार्डली 16% था, 16 to 17%। जियो वाज 16 to 17%। वोडाफोन आइडिया 2018 में जब ये मर्जर हुआ 17-18 में, तो उनका कंबाइंड मार्केट शेयर 42% था, जियो 16% था, एंड विल से एयरटेल उस वक्त 29% था। एयरटेल 29% है। आज जियो का मार्केट शेयर 41% है, एयरटेल का हम कहते हैं 32% है, एंड आप देख लो बाकी का, उस हिसाब से हिसाब लगा दो। तो बचा हुआ किसका था? रिमेनिंग वाज बीएसएनएल। हम कहते हैं वोडाफोन आइडिया का मार्केट शेयर लगभग 18% to 20% पर आ गए। भैया आप ये मर्जर और एक्विजिशन एक साथ आने के पीछे का जो उनका मोटिव था, जो पर्पस था, आपको लगता नहीं कि वो डिफीट हुआ? वेटिंग फॉर योर कमेंट। आपको लगता नहीं वो डिफीट हुआ? डिफीट हुआ है तो थम्स अप करो, डिफीट नहीं हुआ है तो थम्स डाउन करो। भैया मर्जर होने के तुरंत बाद का मार्केट शेयर दोनों का कंबाइंड इतना था, और आज मर्जर के बावजूद भी वोडाफोन आइडिया का मार्केट शेयर लगभग 18% है। तो भैया आपको हम कह सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया का जो मर्जर है वो क्या हुआ? फेल हो गया। और फेल हो गया इसीलिए, ये फेल होने के बावजूद जब रिसेंटली कंपनी ने अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए फंड्स जुटाने का फैसला लिया था, उनको इन्वेस्टर नहीं मिला। उनको इन्वेस्टर क्यों नहीं मिला? उस इन्वेस्टर ने वही देखा, ये दोनों एक साथ आने से पहले का इनका कंबाइंड मार्केट शेयर, आने के तुरंत बाद का कंबाइंड मार्केट शेयर और आज का मार्केट शेयर, देयर इज अ कंटीन्यूअस फॉल, देयर इज अ कंटीन्यूअस फॉल एंड देयर इज नो होप ऑफ रिवाइवल। प्लस इनके ऊपर काफी ज्यादा डेप्ट है। जो भी बंदा पैसा डालेगा वो कभी भी अपने पैसों का ब्रेक इवन कब होगा और पैसा वापस कब आएगा उसके बारे में जरूर सोचेगा, और इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो वी कैन से
वोडाफोन आइडिया का जो मर्जर है वो एक फेल्ड मर्जर है, दैट इज अ फेल्ड मर्जर। तो जब हम कहते हैं वोडाफोन आइडिया ने एक साथ आने के पीछे का जो उनका ऑब्जेक्टिव था कि सिनर्जी बेनिफिट देना और एक 11 करना, वो एक और एक 11 नहीं कर पाए, सिनर्जी बेनिफिट नहीं दे पाए, वो रेवेन्यू को बढ़ा नहीं पाए, कॉस्ट को भले कम कर पाए होंगे बट रेवेन्यू को बढ़ा नहीं पाए होंगे। तो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में मैंने आपको अभी बताया कि मर्जर्स एक्विजिशंस का एम क्या है, आई होप सबने लिखा है। मर्जर्स एक्विजिशंस करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है किसी भी कॉर्पोरेट का। वो हमने देखा रीजन फॉर मर्जर एक्विजिशन, मेन रीजन इज सिनर्जी बेनिफिट, दैट इज टू एनहांस रेवेन्यू एंड टू रिड्यूस कॉस्ट। हाँ, फिर हम कह सकते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन के बेनिफिट्स क्या है भैया। ये बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए मर्जर एक्विजिशन होता है। मर्जर एक्विजिशन कभी भी सिनर्जी को ध्यान में रखते हुए होता है, ध्यान रखना। बेनिफिट तो एडिशनल है, सप्लीमेंट्री है, जो मिलेंगे मर्जर से। बट मर्जर से अगर आपका रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है, मर्जर से अगर आपका कॉस्ट कम नहीं कर रहा है, तो बेनिफिट को माइंड में रखते हुए कोई मर्जर नहीं करता है। ध्यान रखना, अगर मर्जर से आपका ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहा है, मर्जर से आपका एम अचीव नहीं हो रहा है, रीजन ऑफ मर्जर अचीव नहीं हो रहा है, तो बेनिफिट्स कोई काम के नहीं। बेनिफिट्स कोई काम के नहीं। बेनिफिट्स तो तभी काम के होंगे जब आपका एम, ऑब्जेक्टिव एंड हम कह सकते हैं रीजन फॉर मर्जर क्या हो, फुलफिल हो। जब एम, ऑब्जेक्टिव और रीजन फुलफिल होगा तब बेनिफिट्स आपको ऑटोमेटिकली मिलेंगे, वरना बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। ध्यान रखना, बेनिफिट्स कब मिलेंगे, जब एम जो ऊपर पड़ा है, ऑब्जेक्टिव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड रीजन सिनर्जी, जब सिनर्जी बेनिफिट मिलेगा, जब रेवेन्यू बढ़ेगा, कॉस्ट कम होगा, जब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा, तो ही मर्जर एक्विजिशन आपको बेनिफिट्स देगा। बेनिफिट्स में आपको क्या बेनिफिट्स देगा, यस, increasing size of the company through inorganic growth, then number 2, improve competitive advantage can help to give dominance in the sector. Then number 4, tax benefits. Then number 5, फिर वो सारे बेनिफिट जो हमने देखे थे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के वो आएंगे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जिसे कहते हैं। देन adopt oblique acquire latest technology improved market share both revenue and earnings, in revenue and earnings, easy access to raising capital, देखो ये इजी एक्सेस टू रेवेन्यू कैपिटल, रेजिंग कैपिटल नहीं हो पाया, इजी एक्सेस टू रेजिंग कैपिटल नहीं हो पाया वोडाफोन आइडिया में, मतलब समझना उनको बेनिफिट नहीं मिला।
इजी एक्सेस टू रेजिंग कैपिटल, ये 8 बेनिफिट्स है। तो अभी अभी हमने क्या देखा ऊपर के इसमें, हम कह सकते हैं यहाँ पर नीचे कंक्लूजन लिखेंगे, कंक्लूजन 10 M&A transactions result in transferring ownership oblique business units of companies or combination of ownership। मर्जर एंड एक्विजिशन ट्रांजैक्शन में क्या होता है, एक तो ट्रांसफरिंग ओनरशिप और बिजनेस यूनिट्स ऑफ अ कंपनीज अपने बिजनेस यूनिट्स, एक पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट ट्रांसफर करेगा या ओनरशिप ट्रांसफर कर देगा कंप्लीटली, और कॉम्बिनेशन ऑफ ओनरशिप होता है, दो कंपनी जो ओनर्स है वो एक साथ आके नई कंपनी फॉर्म करते हैं। रिजल्ट इन, तो हमने यहाँ पर क्या देखा है, हमने एम, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव, उसके बाद में रीजन, उसके बाद में बेनिफिट्स ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस देखे। सब लोग हैं मेरे साथ, क्लियर है? तो यस सर बोलो। कोई डाउट है मर्जर एंड एक्विजिशन के एम, ऑब्जेक्टिव, रीजंस, बेनिफिट्स में तो पूछो मुझे, फिर मैं आगे अब इन टर्म्स में आ जाऊंगा, टर्म्स के अंदर जाऊंगा। जैसे मर्जर किसे कहते हैं, अमालगमेशन किसे कहते हैं, एक्विजिशन किसे कहते हैं, डिवेस्टिचर किसे कहते हैं, मर्जर के टाइप्स क्या है, वो हम सारा डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो यस सर बोलो, मैं आगे बढ़ता हूं। तो दोस्तों अभी हम नेक्स्ट पार्ट जो डिस्कस करेंगे, आपके नोटबुक में लिखो, व्हाट इज मर्जर, क्वेश्चन मार्क, explain the different types of merger, what is merger, explain the different types of merger। उसमें आप लिखो पॉइंट नंबर 1, मर्जर इज, हम कहते हैं फ्यूजन ऑफ टू और मोर companies whereby the identity of one or more is lost, resulting in a single company, resulting in a single company। फ्यूजन है, फ्यूजन ऑफ टू और मोर कंपनीज है, whereby identity of one or more is lost, so identity is lost, resulting into a single company, resulting into a single company, ध्यान रखना, resulting into a single company। हम मर्जर को लेकर इफ यू आस्क मी तो मैं कहूंगा एग्जाम्पल, ए लिमिटेड merged with B limited to form AB limited, तो ये मर्जर माना जाएगा। फ्यूजन ऑफ टू और मोर कंपनीज वेयर आइडेंटिटी ऑफ द कंपनी लॉस्ट एंड रिजल्टिंग इनटू अ सिंगल कंपनी, जिसको हम कहते हैं वोडाफोन एंड आइडिया का, वोडाफोन आइडिया हो गया वी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मर्जर। फिर हम कहते हैं
पॉइंट नंबर 2 मर्जर में ही, a merger is a legal consolidation of two entities into one entity which can be merged together either by way of हम लिखेंगे amalgamation, absorption, formation of a new company. आपको पता है क्या, पहले वोडाफोन ने आइडिया को एब्जॉर्ब किया था और वोडाफोन आइडिया एब्जॉर्ब होके वोडाफोन इंडिया लिमिटेड बना था। ये जो वी है ना, वो लोग वोडाफोन वोडाफोन आइडिया VI कहते हैं, एक्चुअली वो वोडाफोन इंडिया लिमिटेड है। वोडाफोन ने आइडिया को एब्जॉर्ब किया हुआ है, बट लोग VI वोडाफोन और आइडिया ऐसा कहते हैं, इट्स वोडाफोन इंडिया लिमिटेड। एनीवेज, सो हम कहते हैं a merger is a legal consolidation of two entities into one entity which can be merged together either by way of amalgamation or absorption or formation of a new company. Now what is amalgamation? तो उसके नीचे लिखेंगे amalgamation के नीचे लिखेंगे amalgamation के नीचे सिंगल आर करके लिखेंगे amalgamation मतलब क्या, blending of two or more undertakings into one undertaking amalgamation, blending of two or more undertakings into one undertaking. Then absorption में blending of one entity into the other entity, blending of one entity into the other entity, amalgamation में blending of two or more undertakings into one undertakings. एग्जाम्पल लिखेंगे इसका, एग्जाम्पल का amalgamation का, A लिमिटेड और B लिमिटेड में amalgamation हो गया और C लिमिटेड बन गया। ध्यान रखना, मर्जर में AB लिमिटेड था, यहाँ पर A लिमिटेड और B लिमिटेड बन के C लिमिटेड हुआ है, मतलब दोनों कंपनीज का आइडेंटिटी चला गया। और ब्लेंडिंग यहाँ पर हम कहेंगे A लिमिटेड और B लिमिटेड में अमालगमेशन हो गया और फिर से एब्जॉर्प्शन हो गया, ए लिमिटेड बी लिमिटेड को एब्जॉर्ब किया तो ए लिमिटेड बन गया। तो अमालगमेशन का एंड एब्जॉर्प्शन का मीनिंग सबको समझा गया। अमालगमेशन ब्लेंडिंग ऑफ टू और मोर अंडरटेकिंग्स इनटू वन अंडरटेकिंग है, अंडरटेकिंग मतलब एंटिटी, whereas absorption में blending of one entity into other entity। ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल will make the picture clear। क्लियर है तो JMD बोल दो, एग्जाम्पल समझा है तो JMD बोल दो। ये मर्जर हम कह सकते हैं, ओके तो मर्जर का जो सब पार्ट है, मर्जर का जो सब पार्ट है वो अमालगमेशन या एब्जॉर्प्शन या फॉर्मिंग अ न्यू कंपनी के थ्रू होता है, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपनी के नीचे आप लिखो दैट इज, हम उसे डीमर्जर के अंदर लेते हैं। सर वो उसका एग्जांपल क्या है, वो मर्जर का ही पार्ट है डीमर्जर, बट अब डीमर्जर के अंदर आएगा, डीमर्जर के अंदर हम कहते हैं
रिलायंस इंडस्ट्रीज का RIL 2004 में इनका नई कंपनी फॉर्म हुआ था, और रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड का हम कहते हैं रिलायंस कम्युनिकेशंस रिलायंस एनर्जी वेंचर्स रिलायंस एनर्जी वेंचर्स, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस पावर, ऐसे कंपनीज में इनका डीमर्जर हुआ था, नई कंपनीज फॉर्म हुई थी। उसको भी हम कहते हैं मर्जर का ही पार्ट है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपनी हो किसमें आता है? डीमर्जर में आता है, डीमर्जर। आई होप सबको क्लियर है, आई होप सबको क्लियर है। मर्जर, अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन और डीमर्जर। तो आपको अगर पूछा गया मर्जर में, अमालगमेशन में और एब्जॉर्प्शन में क्या फर्क है, तो आपको ये बताते आना चाहिए कि अमालगमेशन एंड मर्जर इज अमालगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन इज अ पार्ट ऑफ मर्जर। मर्जर के अंदर ही अमालगमेशन एब्जॉर्प्शन आता है। मर्जर इज अ लीगल कंसोलिडेशन ऑफ टू एंटिटीज इनटू वन एंटिटी that can by which can be merged together either by way of amalgamation, absorption, formation of a new company। ये तीन वेज है मर्जर को। सर आपने मर्जर के बारे में बता दिया। देन व्हाट इज एक्विजिशन? देन व्हाट इज एक्विजिशन? ये मर्जर के बारे में लिखा। लेट अस फर्स्ट कंप्लीट अबाउट मर्जर। ये पॉइंट मर्जर का हो गया, पॉइंट नंबर 2। फिर पॉइंट नंबर 3 लिखो मर्जर में, पॉइंट नंबर 3 व्हाट इज मर्जर्स में हम पॉइंट नंबर 3 लिख रहे हैं। मर्जर requires approval of, बता दो जिज्ञासा। merger requires approval of board of directors and shareholders of a new company merger requires approval of board of directors and shareholders of the entities after merger. The acquired company ceases to exist and becomes part of the acquiring company, becomes part of the acquiring company. Example, वोडाफोन आइडिया, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, and all subsidiaries of SBI were merged into स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जितनी भी सब्सिडीज है उन सबको SBI के अंदर मर्ज किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये जो स्टेट बैंक ऑफ त्रिवेंद्रम, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, जो अलग अलग स्टेट्स के अंदर स्टेट बैंक की सब्सिडीज थी, उन सबको मर्ज करके वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर फॉर्म हो गई और एक ही एंटिटी बनी SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वो भी एक मर्जर है। वोडाफोन आइडिया का भी एक मर्जर एग्जाम्पल है। तो ये हुआ व्हाट इज मर्जर। व्हाट इज मर्जर लेकर जब सवाल आता है व्हाट इज मर्जर, दिस इज मर्जर, सबको समझा है कि व्हाट इज मर्जर। इसको लेकर हमने ये 3 पॉइंट्स लिखे। अब इसमें जो जिज्ञासा ने पूछा है सर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, हुआ मैं बता दूं, अगर व्हाट इज मर्जर समझा है तो
एक थम्स अप करो, तो फिर मैं फॉर्मेशन वाला पार्ट, जो डीमर्जर वाला पार्ट तुम्हें बता दो व्हाट इज डीमर्जर। इसको हम डिटेल में बाद में देखने वाले वैसे भी, बट फिर भी अगर तुमने पूछा तो मैं बताता हूँ क्विकली व्हाट इज मर्जर, समझा है तो एक थम्स अप कर दो। फिर हम उसमें वो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी वाला पार्ट बता दो। ओके, तो जिज्ञासा तुम कह रही थी फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपनी, मैंने इसमें कहा डीमर्जर का रास्ता है। डीमर्जर के रास्ते से हम लोग मर्जर जब करते हैं मतलब उसे हम नई कंपनी फॉर्म होता है। तो जिज्ञासा तुम्हारे नॉलेज के लिए मैं बता दूं, सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज, धीरू भाई अंबानी जो थे, जब वो थे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज एक ही कंपनी थी। धीरू भाई अंबानी के डेथ के बाद उनके दोनों भाइयों ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को, अनिल और मुकेश ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को रन किया 2-3 सालों तक। बट दोनों भाइयों में जब कंपनी में डिसीजंस को लेकर अनबन होने लगी, हम कह सकते हैं कंसेंसस नहीं हुआ, तो दोनों भाइयों ने फैसला किया कि वो कंपनी को डीमर्ज करेंगे। एक ही कंपनी थी उनकी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, और उस रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर ही सारी बाकी उसकी सब्सिडीज थी। तो जब रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस ग्रुप का डीमर्जर करना पड़ा, तो हम कहते हैं डीमर्जर में नई कंपनी फॉर्म हुई, रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या हो गई, डीमर्ज हो गई, नई कंपनी फॉर्म हुई। रिलायंस इंडस्ट्रीज वैसे ही है, बट रिलायंस इंडस्ट्रीज को डीमर्ज किया गया दूसरी छोटी छोटी कंपनीज में। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के कुछ बिजनेसेस को अलग किया गया रिलायंस इंडस्ट्रीज से, रिलायंस इंडस्ट्रीज के कुछ बिजनेसेस को अलग किया गया रिलायंस इंडस्ट्रीज से, और दोनों भाइयों के बीच में नॉन कॉम्पिट क्लॉज हुआ। नॉन कॉम्पिट क्लॉज जो हुआ उसके तहत मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी को उस नॉन कॉम्पिट क्लॉज में प्रॉमिस किया था कि वो कम्युनिकेशन मतलब टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस में नहीं आएंगे, वो एनर्जी पावर बिजनेस में नहीं आएंगे, बिकॉज वो कंपनीज अनिल अंबानी को मिली थी। तो वो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का डीमर्जर हुआ था, वो भी मर्जर एंड वो भी मर्जर का ही हिस्सा है, वो भी मर्जर ही माना जाता है। बट मर्जर का कौन सा पार्ट है, डीमर्जर। डीमर्जर मतलब क्या, मर्जर में कंपनी एक साथ आती है, डीमर्जर में नई कंपनी फॉर्म होती है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अलावा और जो कंपनीज फॉर्म हुई, वो रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस एनर्जी वेंचर्स, रिलायंस पावर, ऐसी वो अलग कंपनीज फॉर्म हो गई। समझा है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपनी जो कहते हैं हम, वो डीमर्जर है। डीमर्जर जिसको हम डिटेल में आगे देखने वाले इसी चैप्टर में। डीमर्जर में दो आता है, एक स्प्लिट आता है और एक स्पिन ऑफ आता है। स्पिन ऑफ, स्प्लिट ऑफ, ये हम देखेंगे। अभी फिलहाल में रिसेंटली रिलायंस इंडस्ट्रीज का अगेन, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी है खुद रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसका फर्दर डीमर्जर होने वाला है। एक बार हो चुका है, अभी और डीमर्जर होगा। पहले मुकेश और अनिल में हुआ था, अब मुकेश के ही बेटों के बीच में हो रहा है। अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 आप लिखो, टाइप्स ऑफ मर्जर। टाइप्स ऑफ मर्जर में आप 4 एरोज ड्रॉ करो। फर्स्ट हम लिखेंगे हॉरिजॉन्टल मर्जर, फिर हम लिखेंगे वर्टिकल मर्जर, प्रकाश बोल रहा है इतना बड़ा केक है जितना बांटेंगे कम है, सही बात है। फिर बोलेंगे कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, फिर हम बोलेंगे कौन जेनेरिक मर्जर। दोस्तों ये टर्म्स बड़े डिफिकल्ट लगते हैं, बट बहुत सिंपल तरीके से हम समझने वाले हैं। हॉरिजेंटल मर्जर, मेरे पास देखना सबका लिख कर हो गया है, तो ए भी बोलो, आप आगे बढ़ो। मैं आपको इन चारों टर्म्स के बारे में पहले सिंपल तरीके से बताता हूँ, फिर हम समझेंगे इसको। तब तक मैं हॉरिजेंटल मर्जर के बारे में लिखता हूँ। हॉरिजेंटल मर्जर, नहीं लिखता नहीं हूं मैं। बोलो हॉरिजेंटल मर्जर, शाला है। ए भी बोलो, आप आगे बढ़ो। मैं इन चारों के बारे में पहले आपको बताता हूँ। हॉरिजेंटल मर्जर, मेरे पास देखना क्या लिखा है, हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल मर्जर, हॉरिजेंटल मतलब ये कंपनीज सेम बिजनेस में है, सेम प्रोडक्ट्स है और एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स है, तो ये हॉरिजेंटल मर्जर में हम कहते हैं
companies having similar products in the same market, वर्टिकल मर्जर में हम कहते हैं कंपनीज with different stages, companies with different stages of production process कॉन्ग्लोमरेट में हम कहते हैं companies having different products and are in different markets, कॉन्जेनिक में हम कहेंगे कॉन्जेनिक मर्जर में हम कहेंगे कंपनीज which are related to each other in terms of customer groups, functions और टेक्नोलॉजी। मैं इन सब का एग्जांपल देता हूं। जब हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल मर्जर, कंपनीज हैविंग सिमिलर प्रोडक्ट्स इन सेम मार्केट, तो हम यहां पर कहेंगे टाटा स्टील एंड कोरस एग्जांपल। फिर हम एग्जांपल कहेंगे टाटा मोटर्स एंड जैगवर लैंड रोवर। फिर एग्जांपल देंगे वोडाफोन एंड आइडिया। इनके बीच में जो मर्जर हुआ है हम ये कहेंगे सिमिलर प्रोडक्ट्स इन द सेम मार्केट। तो यहाँ पर ये एग्जांपल हुए इन कंपनीज का। अच्छा, कंपनीज डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस चेन, इसका एग्जांपल हम लेंगे। ध्यान सुनना। बाय द वे मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, कोई मुझे बोलेगा लेज जो प्रोडक्ट है, लेज कौन सी कंपनी बनाती है? लेज एनी आइडिया? एनीवन? लेज कौन बनाता है? लेज कौन बनाता है? लेज एनी आइडिया? लेज कौन बनाता है? लेज कौन बनाता है? लेज चिप्स। मैं वहां से एग्जांपल स्टार्ट करता हूं, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। कौन सी कंपनी लेज आपकी जो पोटैटो चिप्स है वो बनाती है? नो आइडिया? कौन सी कंपनी लेज पोटैटो चिप्स बनाती है? हे भगवान, पता ही नहीं। अच्छा, थैंक गॉड कोई तो है। प्रकाश ने सही जवाब दिया। पेप्सिको ग्रुप, पेप्सिको ग्रुप, पेप्सिको ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। तो भैया पेप्सिको ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने अब लेज जो बनाते हैं, लेज पेप्सिको ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज बना रहा है, ये वहां पर वर्टिकल मर्जर कैसे होगा? अब लेज मैन्युफैक्चरिंग, पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चर करना इनका मान लो बिजनेस है। इनकी फैक्ट्रीज है जो पोटैटो चिप्स बनाती है। अभी पोटैटो चिप्स बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल, जो इनपुट लगता है वो है पोटैटोज। पोटैटोज की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये कहां से खरीदते हैं? मान लो ये कुछ फार्मर्स है जिनके साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 5 साल 10 साल का, उनके फार्म से
उस क्वालिटी के वो पोटैटो खरीदते हैं। अब कल को पेप्सिको ग्रुप ने उन फार्मर्स के फार्म को एक्वायर कर लिया और उन फार्मर्स की जगह पे पेप्सिको ग्रुप ने अपने ही फार्म्स में अपनी खेती स्टार्ट करके अपनी फार्म्स में पोटैटोस ग्रो किए। आज वो फार्मर से क्यों एक्वायर कर रहे हैं इंडियन फार्मर से? बिकॉज इंडिया में फेमा में आपने पढ़ा है एग्रीकल्चरल प्लांटेशन एक्टिविटीज में एफडीआई इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है। तो पेप्सिको ग्रुप को इंडिया में लेज बनाने के लिए इंडियन फार्मर से एक्वायर करना पड़ता है पोटैटो। अगर कल को एफडीआई एग्रीकल्चर सेक्टर में ओपन कर दिया गया तो पेप्सिको ग्रुप अगर कोई मर्जर करेगा तो उस मर्जर को हम क्या नाम देंगे? वर्टिकल मर्जर। पेप्सिको ग्रुप क्या करेगा? अपने प्रोडक्शन प्रोसेस चेन में किसी भी कंपनी के 3 होता है, ध्यान से सुनो, मैं यहां पे बता रहा हूं, इनपुट, आउटपुट, सॉरी इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। किसी भी कंपनी के प्रोडक्शन प्रोसेस चेन में ये 3 स्टेज होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। अब आपको समझना है वर्टिकल मर्जर किसे कहते हैं। अगर मान लो लेज जो पेप्सिको ग्रुप है वो अगर चिप्स बना रहे हैं, पेप्सिको ग्रुप अगर चीज बना रहा है, वो प्रोसेसिंग कर रहा है, अब उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है? वो जो पोटैटोज है, अगर कल को रॉ मटेरियल भी वो खुद ही बनाते हैं और मान लो आउटपुट के लिए आज लेस के चिप्स सारे डिपार्टमेंटल स्टोर से बेचे जा रहे हैं, बट कल को कंपनी ने खुद के ही आउटलेट्स ओपन कर दिए, तो कंपनी ने जो हम कह सकते हैं मर्जर किया है वो क्या होगा? वो मर्जर कहलाएगा वर्टिकल मर्जर, जिसको हम कहते हैं जब प्रोसेसिंग से पहले के, इसको हम कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। इसे कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अपने बिजनेस प्रोडक्शन प्रोसेस चेन का जो इनपुट वाला बिजनेस है वो अपने अंडर ले लिया और आउटपुट में जब वो आगे बढ़ते हैं, मतलब वो बिजनेस अगर एक्वायर करते हैं, उसे कहते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में एक और एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मारुति कंपनी मेन बिजनेस क्या? कार मैन्युफैक्चरिंग। अब कल को कार बनाने के लिए जो स्पेयर पार्ट्स लगते हैं, जो नट बोल्ट्स लगते हैं, जो एक्सेसरीज लगते हैं, मारुति कंपनी आज वो बाहर से आउटसोर्स कराकर बाहर से बनाकर लेती है और कंपनी कार मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग पर फोकस कर रहे हैं। कल को मारुति कंपनी ने अपनी ही एक सब्सिडी डाल दी जो स्पेयर पार्ट्स एक्सेसरीज बनाएगी और वो मारुति को बेच रही है। और मारुति कंपनी कार बनाकर अपने ही शोरूम्स डाले मारुति ने, कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रखा, मारुति ने अपना ही शोरूम डाला। तो मारुति ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी किया, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी किया। उस तरह के मर्जर को हम कहते हैं वर्टिकल मर्जर। मतलब मारुति ने अगर कोई कंपनी ऑलरेडी स्पेयर पार्ट्स एक्सेसरीज बनाने वाली है, कल को मारुति कंपनी ने उस कंपनी को एक्वायर कर लिया जो स्पेयर पार्ट्स एक्सेसरीज मारुति को सप्लाई करती है, तो मारुति कंपनी ने कौन सा मर्जर किया? वर्टिकल मर्जर। अगर कोई कंपनी है जो कार डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में, जैसे कार देखो, याद है ना कार देखो, कार्स 24, इस कंपनी को मारुति ने एक्वायर कर लिया जो कार के रीसेल वैल्यू, मारुति ट्रू वैल्यू, इस तरह से एक्वायर कर लिया, तो होगा फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। उसे हम कहते हैं वर्टिकल मर्जर, उसे हम कहते हैं वर्टिकल मर्जर। तो वर्टिकल मर्जर में क्या होता है? हम कहते हैं कंपनीज विद डिफरेंट स्टेजेस है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस चेन, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस चेन हम लिखेंगे, बट सेम इंडस्ट्री, डिफरेंट स्टेजेस में बट सेम इंडस्ट्री में है, सेम इंडस्ट्री में है। अरे बोलो भाई, डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सेम इंडस्ट्री, सबको हॉरिजॉन्टल मर्जर वर्टिकल मर्जर समझा है तो जेएमडी बोल दो, जेएमडी। दोनों के एग्जांपल समझा है तो जेएमडी बोल दो। मैं कहूंगा मारुति सुजुकी, मारुति सुजुकी लिमिटेड acquiring auto parts and accessories मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये हुआ वर्टिकल मर्जर। तो हॉरिजॉन्टल मर्जर सेम बिजनेस में, वर्टिकल मर्जर सेम प्रोडक्शन प्रोसेस चेन में। देन कम्स कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर में हम कहते हैं कंपनीज हैविंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड इन डिफरेंट मार्केट्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिफरेंट मार्केट में। भैया कंपनीज दो अलग अलग मार्केट में है और वो एक साथ आई है, जिसका एग्जांपल मैंने आपको दिया है कॉन्ग्लोमरेट मर्जर का। अरे भाई, जब इन्फो एज सॉल्यूशंस, नौकरी.com जिसको कहते हैं, .com ने हम कह सकते हैं जोमैटो को
कल को मान लो जोमेटो के अंदर आज स्टेक लिया है, बट कल को Naukri.com और जोमेटो एक साथ आ गए और उन्होंने एक नई एंटिटी फॉर्म कर दी, तो उस मर्जर को हम क्या कहेंगे? कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर भैया, कंपनी का बिजनेस, दोनों कंपनीज का बिजनेस अलग अलग है, इंडस्ट्री अलग है, दोनों एक साथ आए। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर आने के पीछे हम कहते हैं कॉन्ग्लोमरेट मर्जर में, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर के नीचे आप लिखना, सब लोग उसी के नीचे, थर्ड कॉन्ग्लोमरेट मर्जर के नीचे लिखना, नो कॉमन बिजनेस एरियाज, industries unrelated to each other. Industries are unrelated to each other. Business of target company is entirely different from the acquiring company. Business of target company is entirely different from the acquiring company. Business of target company is entirely different from the acquiring company. Entirely different. अब just हम कहेंगे कल को कॉमन बिजनेस दोनों में नहीं होता है, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर में इंडस्ट्रीज अनरिलेटेड है एक दूसरे से, बिजनेस ऑफ टारगेट कंपनी इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द एक्वायरिंग कंपनी। मतलब हम कह सकते हैं जो एक्वायरिंग कंपनी है वो जब किसी कॉन्ग्लोमरेट मर्जर में जाती है तो एक्वायरिंग कंपनी क्या करती है? डाइवर्सिफिकेशन कर रही है। एक्वायरिंग कंपनी क्या कर रही है? डाइवर्सिफिकेशन कर रही है। मान लो जस्ट एग्जांपल में दे रहा हूं आपको, एल&टी सीमेंट acquires a IT company and names it L&T Infotech। भैया L&T सीमेंट कंपनी ने एक आईटी कंपनी को एक्वायर किया और उस आईटी कंपनी का नाम रखा L&T Infotech। तो जिस आईटी कंपनी को एक्वायर किया वो किसने एक्वायर किया? L&T सीमेंट ने एक्वायर किया। L&T सीमेंट ने एक आईटी कंपनी को एक्वायर किया और उस कंपनी का नाम रख दिया L&T Infotech और अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो भैया L&T सीमेंट ने यहां पर एक आईटी कंपनी को एक्वायर करके किस तरह का मर्जर किया है? कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर में दोनों कंपनीज का बिजनेस अलग होता है, इंडस्ट्रीज अलग होते हैं, टारगेट कंपनीज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द एक्वायरिंग कंपनी। और भैया यहां पर L&T Infotech कंपनी फॉर्म कर दी। समझा है? तो दो थम्स अप करो इस बार, दो थम्स अप। हॉरिजॉन्टल मर्जर, कॉन्ग्लोमरेट, वर्टिकल मर्जर, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, तीनों मैंने बता दिए। फिर चौथा कॉन जेनरिक मर्जर, ये मैंने आपको डे 1 ऑफ लेक्चर में एग्जांपल दिया था कॉन जेनरिक मर्जर का। अब जब हम कहते हैं कॉन जेनरिक मर्जर, कॉन जेनरिक मर्जर में क्या दिया? कंपनीज विच आर रिलेटेड टू ईच अदर इन टर्म्स ऑफ कस्टमर ग्रुप्स, फंक्शंस और टेक्नोलॉजी। तो भैया इसके मैं दो एग्जांपल आपको दूंगा कॉन जेनरिक मर्जर में। एग्जांपल नंबर 1, यूरेका फोर्ब्स, यूरेका फोर्ब्स कंपनी का मेन प्रोडक्ट क्या था? एक्वागार्ड। पता है ना सबको? आई होप आपके घर में होगा भी। भैया वाटर फिल्टर बिजनेस की वजह से यूरेका फोर्ब्स की पहचान हुई और वाटर फिल्टर बिजनेस के साथ साथ उन्होंने वैक्यूम क्लीनर, उसके अंदर उन्होंने क्या किया? बिजनेस किया, वैक्यूम क्लीनर एंड एक्वागार्ड। अब यूरेका फोर्ब्स कंपनी ने एक, हम कहते हैं एक रोबोट
मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर हाउसवर्क। ध्यान से सुनना, ये एक कंपनी है जो रोबोट बनाती है घर के काम के लिए। तो यूरेका फोर्ब्स कंपनी ने उस घर के काम के लिए रोबोट बनाने वाली कंपनी के साथ मर्जर किया। यूरेका फोर्ब्स ने सोचा भैया ये रोबोट बना जो घर के काम के लिए काम में आएंगे, क्यों ना हम वैक्यूम क्लीनर ही रोबोट के फॉर्म में काम करें और हम दोनों मर्ज होके हमारे बिजनेस को ग्रो मिले, हमारे इनका प्रोडक्ट रोबोट का हम हमारे प्रोडक्ट के साथ जोड़ दे और हम यूरेका फोर्ब्स के बैनर के अंदर बेचे। कंपनीज विच आर रिलेटेड टू ईच अदर इन टर्म्स ऑफ कस्टमर्स, ग्रुप्स, फंक्शंस और टेक्नोलॉजी। तो एक एग्जांपल, नहीं 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 कार्तिक, वी कॉन जेनरिक नहीं होगा, डोंट वरी, मैं तुम्हें बताऊंगा, प्लीज हैव पेशेंस। कॉन जेनरिक क्यों नहीं होगा, आई एक्सप्लेन इट टू यू। ये प्लीज समझना, सेम प्रोडक्ट्स सेम मार्केट के लिए हॉरिजॉन्टल है। ये जो कंपनीज है बेटा, ये सेम प्रोडक्ट नहीं बना रही है, प्लीज समझना। कौन जेनरिक मर्जर में कार्तिक मैंने एग्जांपल क्या दिया है, ये रोबोट बना रहे थे और ये वैक्यूम क्लीनर्स और एक्वागार्ड बना रहे थे। अब ये रोबोट टेक्नोलॉजी को उन्होंने एक्वा वैक्यूम क्लीनर के साथ जोड़ दिया। या फिर मैं एग्जांपल तुम्हें देता हूं, जैसे अभी रिसेंटली हुआ है एपीआई होल्डिंग्स, सेकंड एग्जांपल याद है क्या, फार्म इजी। फार्म इजी ये जो ऐप है, उन्होंने थायरोकेयर, ये जो लैब है थायरोकेयर, उस लैब को थायरोकेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया और थायरोकेयर को एक्वायर किया। अब एपीआई होल्डिंग से फार्म इजी ग्रुप है, फार्म इजी ग्रुप ने थायरोकेयर को मर्ज किया। तो ये कौन सा मर्जर हुआ, ये मर्जर होगा कौन जेनरिक मर्जर, बिकॉज एपीआई होल्डिंग्स के कस्टमर्स कौन है, मेडिकल फील्ड से, थायरोकेयर के कस्टमर्स कौन है, मेडिकल फील्ड से। हालांकि दोनों का बिजनेस एक दूसरे से, हम कहते हैं सेम इंडस्ट्री में है, बट दोनों का सेम प्रोडक्ट नहीं है, नॉट सेम प्रोडक्ट, प्लीज समझना। कार्तिक, वी का प्रोडक्ट सेम था, वोडाफोन आइडिया का प्रोडक्ट सेम था। मैंने ऊपर जो एग्जांपल दिया, रोबोट अलग है और वैक्यूम क्लीनर अलग है, दोनों प्रोडक्ट्स अलग थे। पहले वैक्यूम क्लीनर फिजिकल मैन्युअली किया जाता था, अब उन्होंने रोबोट और मैनुअल को कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बना दिया। नॉट तो कौन जेनरिक में नॉट सेम प्रोडक्ट बट सेम मार्केट, समझ रहा है क्या, नॉट सेम प्रोडक्ट बट सेम मार्केट। मैं कहूंगा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने, इमामी कंपनी है, इमामी, इमामी लिमिटेड का, हिंदुस्तान लिमिटेड ने, यूनिलीवर लिमिटेड ने इमामी लिमिटेड का, मान लो हम कह सकते हैं कॉस्मेटिक्स डिवीजन जो है, कॉस्मेटिक बिजनेस को मर्ज कर दिया हिंदुस्तान यूनिलीवर में, हम कहेंगे नॉट सेम प्रोडक्ट बट सेम मार्केट। यस, कौन जेनरिक में क्या रखना है, नॉट द सेम प्रोडक्ट बट द सेम मार्केट है, नॉट द सेम प्रोडक्ट बट द सेम मार्केट है। कल को हम कहेंगे, आर यू गेटिंग कार्तिक, फर्स्ट गिव योर रिप्लाई। यस, जिज्ञासा इज करेक्ट। कॉन्ग्लोमरेट में इंडस्ट्री भी अलग है, प्रोडक्ट भी अलग है, हॉरिजॉन्टल में मार्केट भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है। जिज्ञासा अभी कॉन्ग्लोमरेट के ऊपर, कॉन्ग्लोमरेट तो कंप्लीटली अलग है, दोनों एक दूसरे से कोई लेन देन नहीं है। कॉन्ग्लोमरेट में दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं, इसलिए एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखना। एग्जांपल मैंने जो दिया वो की है, हाँ ध्यान रखना। मैंने अभी जो एग्जांपल दिया, कौन जेनरिक में क्या होता है, कौन जेनरिक में सेम प्रोडक्ट नहीं होता है बट सेम मार्केट होता है। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट है। कौन जेनरिक में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने इमामी का कॉस्मेटिक बिजनेस एक्वायर किया, भले मार्केट सेम है बट प्रोडक्ट सेम नहीं है, प्रोडक्ट सेम नहीं, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का प्रोडक्ट सेम नहीं है। एपीआई होल्डिंग्स ने, फार्म इजी ने थायरोकेयर को एक्वायर किया, तो भैया प्रोडक्ट सेम नहीं है बट मार्केट सेम है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री। जब रोबोट बनाने वाले घर के काम के लिए कंपनी को यूरेका फोर्ब्स ने एक्वायर किया, प्रोडक्ट सेम नहीं है बट मार्केट सेम है, प्रोडक्ट सेम नहीं है बट मार्केट सेम है। तो आपको क्या याद रखना है, मैं कहूंगा हॉरिजॉन्टल सेम प्रोडक्ट एंड सेम मार्केट,
vertical, same production process chain, conglomerate, different product and different market, congeneric, different market, sorry, different product but same market, same market, different product, same market में different product, सेम मार्केट में डिफरेंट प्रोडक्ट। समझाएगा सबको? डिफरेंट प्रोडक्ट बट सेम मार्केट, डिफरेंट प्रोडक्ट बट सेम मार्केट, डिफरेंट प्रोडक्ट बट डिफरेंट मार्केट, सेम प्रोडक्ट बट सेम मार्केट। क्लियर है सबको? तो गिव यू वैल्यूएबल कमेंट्स। वी हैव कंप्लीटेड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मर्जर along with examples, different types of merger along with examples। so what is merger, what are different types of merger, वो हमने डिस्कस कर लिया। करेक्ट, correct, yes, you're right, you're right, perfect, कार्तिक you're right बेटा। ओके, तो लास्ट पॉइंट फॉर द डे, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखो, डिफरेंस बिटवीन मर्जर एंड एक्विजिशन। अब मर्जर ऑलरेडी हमने देखा है, एक से लिखो मर्जर, एक से लिखो एक्विजिशन, दोनों का डिफरेंस क्या है वो हमें लिखना है। गेट एन आइडिया मर्जर और एक्विजिशन का क्या डिफरेंस है। सब लोग मेरे साथ मर्जर और एक्विजिशन के पहले डिफरेंसेस लिखो, फिर हम उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं क्विकली। वहां पे लिखो मर्जर में it occurs when two separate entities, comma, usually of comparable size, combine forces to create a new, comma, joint organization in which both are equal partners। ये मर्जर है। Two separate entities usually of comparable size combine forces to create a new or joint organization in which both are equal partners, merger। एक्विजिशन में हम लिखेंगे it refers to purchase of one entity by another, usually a smaller firm
by a larger one. Then second part हम लिखेंगे मर्जर में, to understand old company cease to exist and a new company emerges. यहाँ पर हम लिखेंगे एक्वेशन में नो न्यू कंपनी इमर्जेस. नो न्यू कंपनी इमर्जेस. फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे इफ takeover is friendly it is called merger. ओके, तो याद करना एक्वेशन किसे हमने एग्जांपल डिस्कस किया था. लक्ष्मी निवास मित्तल ने होस्टाइल टेक ओवर की कोशिश की थी टाटा स्टील की. सो इफ द टेक ओवर इज होस्टाइल, मतलब विदाउट नॉलेज, विदाउट योर कंसेंट, इट इज कॉल्ड एज an acquisition. Therefore, a new name is given to the company. हम कहेंगे टारगेट ऑब्लिक एक्वायर्ड कंपनी comes under the name of acquiring company. Fifth में both companies are of equal size. मर्जर में जनरली दोनों कंपनी इक्वल साइज की होती है, तभी वो मर्जर कहलाएगा. वरना हम कहते हैं एक्विजिशन में एक्वायरिंग कंपनी इज लार्जर देन टारगेट ऑब्लिक एक्वायर्ड कंपनी. तो आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा. जब दोनों कंपनी जनरली सेम साइज की है और दोनों एक साथ आकर नई कंपनी फॉर्म करती है तो मर्जर होगा. बट जब एक कंपनी बड़ी है और एक छोटी है तो बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है तो उसे एक्विजिशन कहेंगे. बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है तो उसे एक्विजिशन कहेंगे, उसे मर्जर नहीं कहेंगे. न्यू स्टॉक्स आर बीइंग इशूड. मर्जर में नए स्टॉक्स, नए शेयर्स इशू होंगे. एक्विजिशन में नो न्यू स्टॉक्स आर इशूड. मर्जर ज्यादा टेक्निकल है, ज्यादा लीगल है. मोर लीगल फॉर्मेलिटीज मर्जर के लिए होते हैं. टू बी कंप्लाइड, यहां पर हम कहेंगे relatively less legal formalities acquisition के लिए. To be complete 7 differences हो गए. 8th difference एग्जाम्पल लिखेंगे. यहाँ पर हम लेंगे, कोई बार
वोडाफोन आइडिया यहाँ पर लिखेंगे फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को एक्वायर किया, वोडाफोन ने आइडिया के अंदर मर्ज किया। फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, वोडाफोन आइडिया। ऐसे कितने पॉइंट्स हुए? कुल मिलाकर 8 पॉइंट्स हो गए दोस्तों, 8 पॉइंट्स। आई होप सब लोग हैं मेरे साथ भाई, देख पा रहे हैं सब लोग? प्लीज गिव योर कमेंट्स। यहाँ पर हमने मर्जर और एक्विजिशन का डिफरेंस भी लिखा है 8 पॉइंट्स में, ध्यान रखना। 8 पॉइंट्स में मर्जर और एक्विजिशन का डिफरेंस भी लिखा है, 1 बाय 1 वो डिफरेंस के पॉइंट्स। सब लोग है क्या मेरे साथ? 1 बाय 1 वो डिफरेंस के पॉइंट। पहला पॉइंट क्या लिखा है? पहला पॉइंट क्या लिखा है भैया? मर्जर में हम कहते हैं यूजुअली ऑफ कंपेरेबल साइज होती है, दोनों कंपनी सेपरेट एंटिटीज होती है और दोनों लगभग इक्वल पार्टनर्स होते हैं। एक्विजिशन में हम कहते हैं परचेस ऑफ वन एंटिटी बाय अनदर, यूजुअली अ स्मॉलर फर्म बाय लार्जर फर्म। बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है। मर्जर में ओल्ड कंपनी सीजेस टू एग्जिस्ट, न्यू कंपनी इमर्जेस। एक्विजिशन में नो न्यू कंपनी इमर्जेस। मर्जर जब फ्रेंडली वे में होगा तभी वो टेकओवर को मर्जर कहते हैं। जब वो होस्टाइल तरीके से होता है, मतलब फ्रेंडली वे में नहीं होता है, कॉम्पिटिटर चुपके से आपके शेयर्स एक्वायर करता है, तो उसे हम एक्विजिशन कह सकते हैं। टेक ओवर हम कहते हैं होस्टाइल टेक ओवर, एक्विजिशन कैन बी होस्टाइल टेक ओवर। देन हम कहते हैं यहाँ पर न्यू नेम इज गिवन टू द कंपनी। यहाँ पे टारगेट और एक्वायर्ड कंपनी कम्स इन द नेम ऑफ द एक्वायरिंग कंपनी। बोथ कंपनीज आर ऑफ इक्वल साइज, एक्वायरिंग कंपनी इज लार्जर देन द टारगेट और एक्वायर्ड कंपनी। न्यू स्टॉक्स आर बीइंग इशूड, नो न्यू स्टॉक्स आर इशूड। more legal formalities to be complied, relatively less legal formalities। और फिर एग्जांपल वोडाफोन आइडिया, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा। अब यहाँ पर वोडाफोन आइडिया को लीगल फॉर्मेलिटीज कैसे? वोडाफोन आइडिया के मर्जर के लिए कंपटीशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, आपको पता है कंपनीज एक्ट, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट अप्रूवल, सो ट्राई, कंपटीशन एक्ट, वी कैन से फीमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, देन वी कैन से कंपनीज एक्ट, इन सब के अप्रूवल्स थे। सो कंपनीज एक्ट, कंपटीशन एक्ट, फीमा, ट्राई। वेरास फ्लिपकार्ट और मिंत्रा की इसमें रिलेटिवली लेस लीगल फॉर्मेलिटीज है। यहां पर हम कह सकते हैं मर्जर और एक्विजिशन का डिफरेंस हम डिस्कस किया दोस्तों। लेट मी फर्स्ट गिव यू द आइडिया वेयर वी स्टैंड टुडे। अभी आज के सेशन में हमने क्या देखा है आपके मॉड्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लीज सब लोग आपके नोट्स में, अगर सब लोग है क्लियर है अभी तक के सेशन में, डिस्कशन क्लियर है? मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट नहीं होता है कार्तिक, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट नहीं था, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट नहीं आता है, डोंट वरी। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट उसमें नहीं था वोडाफोन आइडिया केस में। जब फॉरेन एक्सचेंज आता है तो उसमें फेम आता है। सब लोग है तो यस सर बोलो, तो फिर मैं वो डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ कहां पर हम लोगों ने आज स्टार्ट किया था। सो टुडे वी स्टार्टेड विद द डिस्कशन। फर्स्ट हम लोगों ने वो टाइप्स ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग के नोट्स सारे लिखे। यू हैव रिटन द नोट्स फॉर टाइप्स ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग फ्रॉम पॉइंट नंबर पेज नंबर 5 6, ये नोट्स लिखा। फिर उसके बाद हमने ये लीगल लेजिस्लेशन फ्रेमवर्क देखा। लेजिस्लेशन फ्रेमवर्क के बाद हमने मर्जर, एक्विजिशन एंड अमालगमेशन के बारे में पढ़ा। मर्जर्स, एक्विजिशन, अमालगमेशन को लेकर हम लोगों ने जो डिस्कस किया, मैं आपको नोट्स में से, मॉडल में से आपको बता दूं हमने जो जो देखा, ईच एवरी पॉइंट ऑफ द मॉडल वी हैव कवर्ड। जस्ट हैव अ ओवरलुक, यू विल गेट एन आइडिया। मर्जर और एक्विजिशन के अंदर हमने देखा कि भैया टू ग्रो, श्रिंक, चेंज द नेचर ऑफ बिजनेस, कॉम्पिटिटिव पोजीशन होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है। फिर रीजन ऑफ मर्जर एक्विजिशन जो होता है टू क्रिएट सिनर्जी होता है, जिसमें आपका एम होता है रेवेन्यू एनहांसमेंट एंड कॉस्ट सेविंग्स। फिर हमने देखा था बेनिफिट्स फ्रॉम मर्जर, जिसमें हमने देखा था ये सारे बेनिफिट्स है, बिकमिंग बिगर, प्रीएम्प्टेड कंपटीशन, जिसको सिंपल टर्म्स में मैंने आपको लिख कर दिया था। ये सारे बेनिफिट्स ऑफ मर्जर्स, बेनिफिट्स ऑफ मर्जर्स डिस्कस करने के बाद हम लोगों ने नेक्स्ट, फिर उसके बाद आपको मर्जर्स किसे कहते हैं वो देखा। तो मर्जर इज अ फ्यूजन ऑफ टू और मोर कंपनीज वेयर बाय आइडेंटिटी ऑफ वन और मोर कंपनीज लॉस्ट रिजल्टिंग इनटू न्यू कंपनी। फिर अमालगमेशन किसे कहते हैं? सिग्निफाइज ब्लेंडिंग ऑफ टू और मोर एंटिटीज इनटू वन एंटिटी। ब्लेंडिंग एंटरप्राइज लूजेस देयर आइडेंटिटी फॉर्मिंग देमसेल्व्स इनटू सेपरेट एंटिटी, लीगल एंटिटी, वो देखा।
फिर उसको दिया मर्जर इज अ लीगल कंसोलिडेशन ऑफ टू एंटिटीज इनटू व्हिच वन एंटिटी व्हिच कैन बी मर्ज्ड टुगेदर आइदर बाय अमालगमेशन और एब्जॉर्प्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपनी। ये सब कुछ हमने लिखा है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ मॉडल से हमने क्या क्या कवर किया है, ईच एंड एवरी पार्ट। हमने वो भी देखा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ टू कंपनीज अप्रूव द कॉम्बिनेशन एंड सीक शेयरहोल्डर्स अप्रूवल। फिर हमने एक्वायर्ड कंपनी सीजेस टू एग्जिस्ट एंड बिकम पार्ट ऑफ द एक्वायरिंग कंपनी, वो देखा। टाइप्स ऑफ मर्जर में हॉरिजॉन्टल मर्जर में हम देखा कंपनीज सेलिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स इन द सेम मार्केट, सेम प्रोडक्ट लाइंस इन सेम मार्केट। फिर हम कहते हैं वर्टिकल मर्जर में कंपनी इन द सेम इंडस्ट्री बट एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। फिर कॉन्ग्लोमरेट मर्जर में नो कॉमन बिजनेस एरियाज, टू फर्म्स ऑपरेटिंग इन इंडस्ट्रीज अनरिलेटेड टू ईच अदर। देन कॉन्ग्लोमरेट मर्जर के बाद कॉन्जरिंग मर्जर में टू और मोर businesses which are related to each other in terms of customer groups, functions और technology, वो डिस्कस किया। उसके बाद एक्विजिशन और मर्जर के डिफरेंस में हमने देखा उसके ये जो डिफरेंसेस दिए यहाँ पर 1 2 3 4 दिए, बट इन 4 के अलावा हमने जो डिफरेंसेस लिखे कुल मिलाकर 8 डिफरेंसेस लिखे। यहाँ पर 4 डिफरेंसेस दिए हमने, इसके अलावा 8 डिफरेंसेस लिखे। वो 8 डिफरेंसेस कैसे लिखे, जो नीचे दिया ना पॉइंट्स पैराग्राफ, वहां से मैंने लिख कर दिया आपको, वहां से मैंने आपको बता कर दिया। तो यूल बी लेट मी फर्स्ट गिव यू द आइडिया कि हम लोगों ने मर्जर क्या है, मर्जर के टाइप्स क्या है, मर्जर एक्विजिशन का डिफरेंस क्या है, उसके बाद में हम लोगों ने मर्जर का एम क्या है, मर्जर का पर्पस क्या है, मर्जर का रीजन क्या है, मर्जर के बेनिफिट्स क्या है वो देखा है, अमालगमेशन किसे कहते हैं, एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं वो देखा है। कल के सेशन में मैं आपको बता दूं, अब हम इस अमालगमेशन को लेकर ही थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अमालगमेशन के पार्ट को जो मैं एग्जांपल देता हूं, अमालगमेशन में ध्यान रखना ए और बी दोनों ओन हो गए, तो ये ए बी सी ये अमालगमेशन हो गया, और ये एब्जॉर्प्शन हो गया, ये भी हमने डिस्कस किया। ये अमालगमेशन का एग्जांपल लिखा ना हमने, ये अमालगमेशन है, ये एब्जॉर्प्शन है, वी हैव रिटन दैट। देन कल के सेशन में हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर आज के सेशन में जो देखा था ना, मर्जर के किधर गया हो डिफरेंट टाइप्स, यहां पर हम लोगों ने सॉरी कल के सेशन में हमारा पूरा फोकस मर्जर के इन टर्म्स पर होगा, अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपनी, मतलब डीमर्जर। कल के सेशन में हम डीमर्जर क्या है, डीमर्जर के डिफरेंट टाइप्स क्या है, स्पिन ऑफ किसे कहते हैं, स्प्लिट अप किसे कहते हैं वो देखेंगे। डीमर्जर में स्पिन ऑफ एंड स्प्लिट अप होता है वो देखेंगे। टाइप्स ऑफ डीमर्जर देखेंगे कल के सेशन में, एब्जॉर्प्शन देखेंगे और अमालगमेशन देखेंगे। टुमारोज डिस्कशन विल बी दिस 3 different ways of merger, amalgamation, absorption and demerger। demerger के types और demerger में types में spin off split off क्या है वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद अगर मौका मिला तो हम स्लम सेल के बारे में समझेंगे, जो आपने पढ़ा है स्लम सेल। तो नेक्स्ट सेशन विल बी फोकसिंग ऑन दिस 3 concepts of amalgamation, absorption and formation of company, that is demerger। ध्यान रखना आज के सेशन में हमने सिर्फ अमालगमेशन का मीनिंग देखा है, एब्जॉर्प्शन का मीनिंग देखा है। कल के सेशन में इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। जब तक ऐप के अंदर आपका ऐड नहीं होता है पर्टिकुलर नंबर, तब तक यूट्यूब पर होगा। अगर आज रात में आपका ऐप के अंदर सबका नेम्स ऐड हो गए तो कल हम ऐप के अंदर लेक्चर लेंगे। अगर ऐप के अंदर ऐड नहीं हो पाया तो कल भी हम यूट्यूब पर लेंगे। इट ऑल डिपेंड्स, आपके नाम ऐप के अंदर ऐड होने चाहिए, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू, टाटा बाय बाय, Khuda Hafiz, and yes, if I'm not that 100% charged up or energetic today, so I apologize because I was not 100% fit. I hope you understand. Maybe आपको energy charge वो आपको नहीं नजर आया होगा आज के सेशन में, but I hope you have understood everything. We have cleared most of the points. कल के सेशन में हम देखेंगे कहाँ तक हम पहुंचे हैं, ठीक है। टाटा बाय बाय।